औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड्स डिस्प्ले हो रही हैं आप लोगों को? जी सर, हो रही है। ओके यस जी। सर। अच्छा जी, हमारा आज बैच नंबर 13 का चैप्टर नंबर 2 और बैच नंबर 12 का चैप्टर नंबर 4 होगा ना जी आपका, या जी 3 है? सर, फोर 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 सर। सर करिकुलम है ना। नहीं, फोर्थ बैच नंबर चैप्टर। 13 ने, फोर्थ हाँ हाँ चैप्टर। ठीक है, असेसमेंट भी पढ़ लिया आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, करिकुलम डेवलपमेंट हम स्टार्ट करते हैं करिकुलम से। मैं इसकी स्लाइड ओपन करने से पहले थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि करिकुलम होता क्या। आवाज़ मेरी क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर यस है। सर। ओके। जी अच्छा, सर। थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ इस पूरे चैप्टर के अंदर फिर रिपीटेडली ये बात आएगी, और अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। टेक्स्ट बुक, कंटेंट, स्टडी मटेरियल, इस तरह करिकुलम है, सिलेबस है, कोर्स है, सब्जेक्ट मैटर है। ये मुख्तलिफ़ टर्म्स हम पढ़ते रहते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद किताब भी, कंटेंट भी, कोर्स भी, करिकुलम भी, सब्जेक्ट मैटर भी, स्टडी मटेरियल भी, सारी चीज़ें सेम है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कैसे डिफरेंट है ये अभी हम देखते हैं। मैं सिर्फ आपको जनरल ओवरव्यू एक दे रहा हूँ क्योंकि डिटेल में हम इसको स्टेप वाइज आगे जहाँ पे जो चीज़ हमें सामने आएगी स्लाइड में, कंटेंट में, हम उसको डिटेल में देखेंगे। सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। करिकुलम कहा जाता है, अच्छा शुरू में ना पहले एक एक समझ लें कि एक सदी पहले की बात समझ लें कि ये समझा जाता था कि करिकुलम टेक्स्ट बुक्स ही हैं जो आजकल हम समझते हैं। ठीक है, तो कहा जाता था कि करिकुलम जो है ना, इससे मुराद ये है कि स्टडी, ये टेक्स्ट बुक जो हमारी हैं, किताबें हैं जिसको टीचर ने पढ़ाना है क्लास के अंदर, वो करिकुलम है। ये पहले एक एक कॉन्सेप्ट था इसका, ओल्ड पैराडाइम या ओल्ड जो है व्यू था करिकुलम के ऊपर। मॉडर्न क्या है और लेटेस्ट क्या है या होता क्या है करिकुलम? एक स्कूल के अंदर जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, अब जितनी भी तरह की, ये मैं कलेक्टिव वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इससे मुराद, माइक किसी का ऑन हो गया, ऑफ करें। इससे मुराद ये है कि एक बच्चा सुबह स्कूल दाखिल होता है, उसके स्कूल की टाइमिंग, ओपनिंग टाइमिंग, क्लोजिंग टाइमिंग, ठीक है, एक चीज़ हो गई। उसकी मॉर्निंग असेंबली, उसके स्कूल का टाइम टेबल, उसके क्लास के अंदर होने वाली टीचिंग, उसके बाद उसके इम्तिहान, इम्तिहान के नताइज, स्कूल के अंदर होने वाले स्पोर्ट्स, डिबेट्स, लिटरेरी कंपटीशंस, नात के मुकाबला जात, कलर डेज़, ठीक है, रिलीजियस डेज़, नेशनल डेज़, या जो भी कंपटीशन, पेरेंट डेज़, पेरेंट कॉन्फ्रेंसेस, ये जो कुछ हो रहा होता है ना बच्चे के लिए, ये कलेक्टिवली हमारा क्या कहलाता है? स्कूल करिकुलम कहलाता है। क्या कहलाता है जी? करिकुलम। यानी तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर हो रही होती हैं ना, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे की सारी कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? करिकुलम कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा ये तो समझ लग गई हमें कि जी इन सब चीज़ों को करिकुलम कहते हैं, सिर्फ किताबों को नहीं कहते। अब हम आ जाते हैं आगे सिलेबस पे और कोर्स पे। तो फिर सिलेबस क्या होता है? सिलेबस फिर किताबें होगा? नहीं। आप जब भी किसी किताब को ओपन करते हैं तो सबसे पहले कंटेंट लिस्ट आती है। अभी मुल्तान से वो मेरे जो बुक्स वहाँ पे सेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे बुक्स एंड बुक्स शॉप है गिलगिश्त कॉलोनी मुल्तान के अंदर, तो अभी उन्होंने कहा कि सर हमें कंटेंट लिस्ट दे दें ताकि हम पहले से उसकी पब्लिसिटी कर दें बुक की। तो अभी मुझे मैसेज थोड़ी देर पहले आया, मैं क्लास के बाद उनको शेयर करता हूँ। तो कंटेंट लिस्ट क्या है? अब जोन ऑफ एजुकेशन का जो कुछ एक किताब के अंदर मटेरियल मौजूद होगा ना, उसकी आउटलाइन होगी। ठीक है, कि पहला चैप्टर टीचिंग एंड लर्निंग, उसमें जो है वो टीचिंग है, फिर लर्निंग है। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो कि किसके अंदर मौजूद है? एक किताब पे। आप किसी भी किताब को देखते हैं ना, उसमें सबसे पहले आपको कंटेंट लिस्ट मिलती है। तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर शामिल जो टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं, जैसे टीचिंग लर्निंग जो है वो मेन टॉपिक है, इसके अंदर आने वाले जितने भी सब टॉपिक्स होंगे, असेसमेंट या करिकुलम, तो ये जो है किसी किताब के शुरू में आपको दी जाती है। जैसे वही वाली जो कंटेंट लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स,
लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, इसको हम सिलेबस कहते हैं। अच्छा, फिर कोर्स क्या होता है? आप देखें, हर जो आपने जो चैप्टर की हेडिंग दी है, सब चैप्टर की हेडिंग दी है, उसकी आगे डिटेल होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सपोजिशन होती है, ठीक है। तो वो जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी टॉपिक की, जो जो हमारे सिलेबस का पार्ट होता है, उसी सब्जेक्ट के अंदर आगे उसकी मुकम्मल तफसील, हर चैप्टर बना होता है, चैप्टर के अंदर वो टॉपिक मौजूद होता है, उस टॉपिक के आगे सब टॉपिक्स और उसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा कोर्स कहलाता है। ठीक है जी, समझ लग गई कि ये कोर्स है। इसका मतलब फिर बुक्स क्या होंगी? बुक्स बेसिकली हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल होता है। उसको हम जो है कंटेंट भी कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी कहते हैं और स्टडी मटेरियल भी कहते हैं। बेसिकली एक बुक के अंदर आपकी सिलेबस मौजूद होगा, कोर्स मौजूद होगा, या दोनों ही मौजूद होते हैं जी टेक्स्ट बुक के अंदर? सर दोनों ही, दोनों। कोर्स भी और सिलेबस। यस, सिलेबस और कोर्स दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो सर टेक्स्ट दोनों ही। बुक, यस, ठीक है, ये बेसिक था। अब देखें ना, सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर भी उसी को कहा जाता है जो हमने कोर्स कहा है ना जी, कोर्स को ही सब्जेक्ट मैटर, या आप कह सकते हैं कंटेंट, कोर्स कंटेंट आप अक्सर पढ़ते हैं ना, कोर्स कंटेंट, तो कोर्स, ठीक है, जो होता है हमारा उसकी डिटेल, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। इसी तरह जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ये भी बेसिकली हमारा इसमें सिलेबस और कोर्स मौजूद होता है। तो हम यूँ नहीं कह सकते कि करिकुलम जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स हैं। क्यों नहीं कह सकते? अब जैसे हमने एजुकेशन के 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, इसी तरह करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स, उनमें सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरे नंबर पे है कंटेंट, टेक्स्ट बुक्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक्स, तीसरे नंबर पे आता है टीचिंग, उस पर पढ़ाना उसको, और चौथे नंबर पे इवैल्यूएशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं वो टीचिंग क्लास के अंदर की जो किताबें हैं वो, और उस टीचिंग और किताबों को पढ़ने पढ़ाने के बाद उसका जो इम्तिहान है, ये सारा करिकुलम है, ठीक है। तो ये एक बेसिक था जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी था। अब हम देखेंगे वन बाई वन डेफिनेशंस हो इसकी, किसने कैसे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। हम कहेंगे स्कूल के अंदर 2 तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे होते हैं। ओवरऑल मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एक होती है करिकुलर एक्टिविटी, एक होती है को करिकुलर एक्टिविटी। वो एक्टिविटीज़ जिसके अंदर टीचर या बच्चे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो कंटेंट होता है ना, उसकी डिलीवरी पे कोई एक्टिविटी है, जैसे टीचिंग हो रही है, इंडिविजुअल एक्टिविटी, डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है क्लास के अंदर। तो क्लासरूम के अंदर एक लेक्चर पीरियड, लेसन के दौरान जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, किसी स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस लेसन, चैप्टर, टॉपिक के, उनकी अचीवमेंट के लिए, उनको हम कहते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़। और वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो कि हमारे इस यानी टेक्स्ट बुक से हट के, जैसे मॉर्निंग असेंबली है हमारी टेक्स्ट बुक में, उसका कहीं जिक्र नहीं होगा, कलर डेज़ हैं, फेस्टिवल्स हैं हमारे, नेशनल डेज़ हैं, हॉलीडेज़ वगैरह वगैरह। तो जो इस तरह की जो हैं जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स गेम्स, या बच्चों के स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह, कलर डेज, पेंटिंग, ड्राइंग के कंपटीशन, मॉर्निंग असेंबली, इनको हम कलेक्टिवली को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब हम ये कह सकते हैं, ये शम्मी शम्मी कौन कर रहा है भाई? माइक ऑफ करें प्लीज़। अच्छा, अब हम करिकुलम की जब बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि करिकुलम इज़ कम्बिनेशन ऑफ, कौन इसको मुकम्मल करेगा आगे इस डेफिनेशन को? करिकुलम इज़ कम्बिनेशन ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। यस यस जी, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। अब हमने क्या इसको कह दिया कि इसको हम फिर यूँ भी कहते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज़, और ये लाजमी डेफिनेशन आएगी करिकुलम, लाजमी डेफिनेशन आएगी पेपर में। यूँ आ सकती है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल, या यूँ आ सकती है सम ऑफ करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड करिकुलम। ये लिख लें आप किताब में, नोट्स में, हैंडबुक पे लिख लें जो मैंने डेफिनेशन दूसरी बताई है। ये नहीं लिखी होगी, मैंने अपडेट करनी है, ये डेफिनेशन भी ऐड करनी है। करिकुलम एक लैटिन वर्ड है करियर, जिसका मतलब क्या होता है? रनवे या पाथ। लैटिन वर्ड है करियर, जिसका मतलब होता है रनवे, या ये भी पेपर में आ चुका है।
तो करियर या रनवे जो है, करियर का मतलब होता है रनवे या पाथ। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में करिकुलम को कैसे डिफाइन किया गया? कैरियर ट्रेस कोर्स यानी कोर्स ऑफ अ स्टडी। करिकुलम को क्या कहा गया? इट इज़ अ कैरियर ट्रेस कोर्स, यानी कि करिकुलम बेसिकली हमारा कोर्स ऑफ स्टडी है। अच्छा जी, ये तो इसकी डेरिवेशन ओरिजिन हो गया। अब हम बात करते हैं जी, सर डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दें जो आपने बोली है सम अभी। ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ नाउन एज करिकुलम, या ओवरऑल, ये तो लिखी हुई है ओवरऑल एक्टिविटीज़। अच्छा, अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हिटलर टाबा वाज अ फीमेल एंड जेएफ कर वाज अ मेल। टाबा एक फ़ीमेल थी और कर एक मेल था। हमारी मशरकी तहजीब क्या कहती है, औरत को कहाँ रहना चाहिए? चार दीवारी के जी अंदर रहना चाहिए। अंदर। शरी तौर पर मैं जो है ना, बस अल्लाह ताला माफ़ करेंगे मुझे भी आपको भी, शरी तौर पर हमारे दीन इस्लाम के अंदर, चाहे हम ऑनलाइन बैठे, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। और शरी तौर पर आपको मुझसे पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हम सब एक दूसरे के लिए गैर महरम हैं, तो हमें जो है वो इजाज़त नहीं। खैर, तो ये टाबा ने जो बात की है ना, ये फ़ीमेल थी, तो सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। टाबा ने कहा वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो प्लान की जाती हैं, एक्सरसाइज की जाती हैं, एक्सपीरियंस की जाती हैं क्लासरूम के अंदर या बाहर, ठीक है, यानी स्कूल से बाहर ये नहीं निकल रही, ये तो कह रही है कि चार दीवारी के अंदर की बात इसने की है। और जेएफ कर ने कहा कि वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो कि एक्सरसाइज की जाती हैं किसके अंदर, स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, ठीक है, ये मेल थे ना। तो ऑल द ऑर्गेनाइज कोर्सेज एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल वेदर इन द क्लासरूम और नॉट, यानी क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर, तमाम तरह एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली क्या कहलाएंगी? करिकुला। करिकुला या करिकुलम एक ही बात होती है, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये करिकुला अब क्या बोला है या करिकुलम क्या है, तो ये मतलब सेम ही है। जेएफ कर ने कहा, क्या कहा? ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान एंड गाइडेड बाई द स्कूल वेदर इट इज़ कैरियड इन द ग्रुप्स इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। आप देखें, अगर हम इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम की बात करें तो स्कूल के अंदर बच्चे जो है वो बाहर मॉर्निंग असम्बली करते हैं, ये बाहर का काम है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये बाहर की बात है, ठीक है। कलर्स डेज, रेस के कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट्स के कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं, तो ये क्लासरूम के बाहर हो रहे हैं, बट चार दीवारी के अंदर हो रहे हैं। इन्होंने थोड़ा इसको मज़ीद एक्सटेंड किया, इन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर बाहर। अब देखें, बच्चे को हम क्या करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, होमवर्क देते हैं, अब उसने घर जाके ये मुकम्मल करना हो, स्कूल के अंदर नहीं करना होता, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़, ये हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा होता है और बच्चा घर जाके कर रहा होता है। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, करिकुलम जो है ना वो तो स्कूल के बाहर भी जाके हम करा रहे होते हैं, जैसे दूसरे स्कूलों के अंदर जाके कंपटीशन होते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स या जैसे फील्ड ट्रिप्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फील्ड ट्रिप्स अब देखें स्कूल के बाहर का काम है, स्कूल के अंदर तो नहीं हो रहा होता ना, फील्ड ऑब्जर्वेशन, फील्ड ट्रिप्स, म्यूज़ियम का विज़िट वगैरह वगैरह। तो ये डेफिनेशन थी बेसिक लेवल की। अब हम देखते हैं मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट ने, करिकुलम एक्सपर्ट्स ने किस तरह से करिकुलम, उनकी क्या व्यूज़ हैं, कैसे डिफ़ाइन किया। राल्फ टेलर ने 1949 में कहा कि ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट विच इज़ प्लान एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स, तमाम तर लर्निंग जो प्लान और गाइड की होती है किसने, स्कूल ने, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट करिकुलम, करिकुलम के बगैर हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुला कैन नॉट बी डिज़ाइंड विदाउट फ़िलासफ़ी, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हम फ़िलासफ़ी के बगैर जो है वो नहीं बना सकते करिकुलम के। तो ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट विच इज़ प्लान एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल, ये टेलर ने कहा। अल्बर्ट ए और अल्बर्ट ई ने 1959 में 10 साल बाद डिफ़ाइन किया करिकुलम को। करिकुलम इज़ सम टोटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ विच स्कूल स्पॉन्सर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। स्पॉन्सर मतलब ऑफ़र करना, तो वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो कि एक सम ऑफ ए टोटल एक्टिविटी, सम की बात होगी, कलेक्शन की बात होगी, ओवरऑल की बात होगी या आल की बात होगी। हर डेफिनेशन में आपको ये आल वर्ड लाजमी मिलेगा करिकुलम में। तो तीसरी ये आपने इसको रटा ही लगाना है, आसान सी डेफिनेशन है अब ये कि ये किसने दी, ये कि ये आप अब आपकी जिम्मेदारी है। All the experiences a pupil has under the guidance of the school,
स्कूल की उसमें गाइडेंस में तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट जो है एंटरटेन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ब्लॉन्ड्स इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं वो करिकुलम। आर डॉल कहते हैं इंक्लूड करिकुलम इंक्लूड्स ऑल, देखें ऑल वर्ड हर जगह आ रहा है, ऑल द एक्सपीरियंस इज ऑफर टू द लर्नर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। स्कूल की डायरेक्शन में तमाम तर एक्टिविटीज़ जो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। करिकुलम प्रोवाइड, ये पेपर में पूछा जा चुका है, करिकुलम प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था, ठीक है। उसके बाद एक कनिंघम, कनिंघम ने कहा कि जिस तरह एक आर्टिस्ट के हाथ में, मिसाल के तौर पर एक लोहा का काम करने वाला बंदा है, उसके हाथ में क्या है? वो एक आर्टिस्ट है, ठीक है। तो वो अपने मटेरियल को यानी लोहे को क्या करता है? अपने स्टूडियो में यानी अपनी उस भट्टी के अंदर या जो उसकी शॉप है उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से उसको शेप देता है ना। देखें रॉड होता है, उसको वो दराती, चाकू, छुरी बना देता है, टोका बना देता है। तो इसी तरह कहते हैं कि जी करिकुलम को कुनिंघम ने कहा कि करिकुलम एक टूल है किसके हाथ में? आर्टिस्ट यानी टीचर के हाथ में, टू मोल्ड हिज मटेरियल यानी अपने बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए किस तरह इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग इन स्टूडियो यानी स्कूल या क्लासरूम के अंदर। अब सिलेबस और कोर्स को कौन डिफ्रेंशिएट कर रहा है? क्विकली करें जी, मैंने बताया थोड़ी देर पहले जी। कौन मेरा शाहीन, कौन मेरी शाहीना जो है इसको कर रही सर है? मैं बताऊं? जी सर मैं बताऊं? सर जी जो जी सिलेबस होता है ना, सर जो सिलेबस होता है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स होते हैं, जिसमें सिर्फ हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं और फिर उनके अंदर के जो टॉपिक्स होते हैं मेन मतलब सब टॉपिक्स वो दिए जाते हैं। और जो ठीक है, कोर्स होता है उसमें जो टॉपिक्स होते हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन थैंक यानी वजाहत होती है, एक्सप्लेनेशन ठीक होती है, है, थैंक यू उसको सो हम मच। करते हैं ठीक है, कोर्स। बस यही बात थी जी, आप पहले जान चुके हैं। इस बार सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट ये क्या होता है? मैटर, अब इस मैटर से मुराद जो नॉलेज होगा, अब देखें उसमें थ्योरी हो सकती है, कोई स्किल हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि हम कोर्स के अंदर डिटेल में शामिल करते हैं ना, उसको सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है। मैटर प्रेजेंटेड फॉर कंसिडरेशन इन डिस्कशन, थॉट और स्टडी, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, थीरीज प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स, कोर्स की डिस्क्रिप्शन डिटेल के अंदर जो कुछ दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। अरबी के अंदर ना जो करिकुलम है इसके लिए वर्ड मिनहाज यूज़ किया जाता है। जैसे ये डॉक्टर ताहिर कादरी साहब हैं, उनकी एक तंजीम है ना मिनहाजुल कुरान, पाकिस्तान में भी चल रही है। तो ये जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा किसी पे मतलब जहाँ पे जो भी बात होगी न्यूट्रल होगी, वैसे मैंने एज एन एग्जांपल कोट की है। कोई मे भी उसका फॉलोअर है नहीं है उससे हमारा कंसर्न नहीं। मिनहाज जो है वो अरबिक के अंदर करिकुला को कहा जाता है। करिकुलम इज़ इन अरबिक इज़ कॉल्ड मिनहाज। दरस निज़ामी हमारा 8 साल का कोर्स है। जितने भी हमारे उलमा है ना, ये मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ। अहले सुन्नत बरसगीर सब कॉन्टिनेंट के अंदर 2 ग्रुप्स हैं मेन। अब तो खैर आगे बहुत सारी तकसीम हो चुकी है। एक अहले सुन्नत जो है वो देवबंद और अहले हनफी, देवबंद और हनफी बरेलवी। अब ये जो हमारे हैं ना 2 ये फ़िका, यानी पहले तो ये एक ही था, 1867 में जाके इसकी डिवीज़न, 1860 से 70 के दरमियान ये बरेलवी और देवबंदी जो हमारे फ़िका है ना 2, इनकी बुनियाद जो है ना वो पुरानी नहीं है। ये 1860 से 70 के दरमियान ये 2 फ़िके बने थे, अलग हुए थे, ठीक है। पहले एक ही ग्रोह था, एक ही जमात हुआ कर इनका, इसका नाम अहले सुन्नत हनफी थी। तो अब इनके मदारस के अंदर, इन मदारस में 8 साल का आलिम का या आलमा का कोर्स कराया जाता है। तो वो जो कोर्स इसके अंदर पढ़ाया जाता है उस कोर्स का नाम है दरस निज़ामी। और ये किसने दिया था? मुल्ला निज़ामुद्दीन सैलवी ने दिया था। इंडिया के अंदर रहने वाले थे। ये हम आगे किसी जगह डिटेल में जाके पढ़ेंगे इसको भी। तो अरबिक में इसको मिनहाज कहते हैं। अब हैं बात एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम की। जी कौन बता रहा है जी? एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम पढ़े हुए हैं आपने? जी जल्दी बताएंगे। सर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी और वैल्यूएशन। यस, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन। ये हमारे यही एजुकेशन के भी यही होते हैं। यस, एजुकेशन में भी यही होते हैं। एजुकेशन के वहाँ पे हम जो है कंटेंट की जगह क्या लिखते हैं जी? सर स्लाइड मूव नहीं हो रही। करिकुलम कहते हैं। आप की जगह रीजॉइन कर लें, एक करिकुलम। दफ़ा लीव करके ना आप दोबारा ज्वाइन कर लें, शो हो जाएंगी। आप देखें हम कंपोनेंट्स को देखते हैं ना 1 बाई 1। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं? एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों से, या क्या आप चाहते हैं? एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं कि ये क्यों पढ़ाना चाहते हैं कोई चीज़, ठीक है, या किस तरह का बिहेवियर चेंज करना, किस तरह का नॉलेज देना चाहते हैं, किस तरह की स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं।
किस तरह का आप जो है वो इंसान बनाना चाहते हैं एक बच्चे को, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंटेंडेड आउटकम्स या एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना किसी करिकुला की, उसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुला कहा जाता है। ह्यूज ने कहा कि देयर आर 4 सोर्सेज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। उसने क्या कहा, करिकुलम डेवलपमेंट के करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनाने के 4 सोर्सेज हैं। सबसे पहले सोसाइटी बताती है कि क्या चीज़ें हमें चाहिए। नॉलेज, किस तरह का नॉलेज हम बच्चों को देना चाहते हैं। लर्निंग सिचुएशन, हमारी लर्निंग सिचुएशन किस तरह की होगी, इन्वायरमेंट किस तरह का होगा, ताकि उसके मुताबिक हम ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करें। फोर्थ वन इज़ लर्नर्स, तो हमारे बच्चे का लेवल क्या होगा, किस लेवल पे बच्चे के अंदर हम किस तरह की तब्दीली लाना चाहते हैं। बेंजामिन ब्लूम, क्रैथहोल, सिम्पसन, इन्होंने ब्लूम मॉडल, आपने जो बैच 13 है इन्होंने पढ़ा हुआ है, बैच 12 इंशाल्लाह जल्द पढ़ेगा। तो बेंजामिन ब्लूम, क्रैथहोल, सिम्पसन, इन्होंने कौन सा मॉडल प्रेजेंट किया है, ब्लूम टेक्सोनोमी। इसके 3 डोमेन्स होते हैं। कॉग्निटिव, इसका मतलब क्या होता है, बच्चे की जहनी सलाहियतों की नशोनुमा, डेवलपमेंट। माइक ऑफ करें किसी का, फिर ऑन हो गया। अफेक्टिव, इसका मतलब है बच्चों की जो है वैल्यूज़ की। अच्छा, बात हम कर रहे थे अफेक्टिव की, तो इससे मुराद ये होता है कि बच्चे के बिहेवियर के अंदर तब्दीली, उसकी फीलिंग, थिंकिंग, थॉट, एटीट्यूड के अंदर जो तब्दीली होती है, ये फिर अफेक्टिव जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इससे रिलेटेड है। देन आता है साइकोमोटर डोमेन, तो इससे मुराद ये होता है कि हमारे बच्चे की जो फिज़िकली कोई बच्चा किसी तरह परफॉर्मेंस दे सकता है, इफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। इफेक्टिव डोमेन हमारे यहाँ वैसे इवेलुएट नहीं हो रहा, इस लाइन को आप काट दें, बेशक ये बहुत पुरानी हो चुकी, अब जो है या चलें इसको रहने दें, में भी सवाल आ भी जाते, आएगा नहीं इंशाल्लाह। लेकिन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हुई थी हमारी 2002 में, तो उसमें वेटेज दिया गया था फर्स्ट टू एरियाज़ को, यानी नॉलेज और कंप्रीहेंशन को। तो ये आप पढ़ेंगे, एक बैच आपका 13 पढ़ चुका है कि ये आजकल कितना वेटेज दिया जा रहा है। तो 2024 में हमने नॉलेज को कितने परसेंट करना है, आई थिंक 15% है, और आगे एप्लीकेशन को हम 75% पे ले गए। तो नॉलेज और कंप्रीहेंशन ये 2 लेवल्स हैं। पहले जो ये हमने पढ़ा ना कॉग्निटिव डोमेन, इसके 6 लेवल्स हैं। इसमें पहले 2 लेवल्स होते हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, फिर आता है एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन। 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे। तो नॉलेज जो है वो चीज़ों को मेमोराइज़ करने को कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनोमी। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि नॉलेज इज़ क्या होता है, फैक्ट्स आर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ठीक है। लेकिन ब्लूम टेक्सोनोमी में नॉलेज कहा जाता है टू मेमोराइज समथिंग, ठीक है, चीज़ों को मेमोराइज़ करना, एंड टू रिकॉल, और किसी चीज़ को मेमोराइज़ करके रिकॉल करना, उसको नॉलेज कहा जाता है। कंप्रीहेंशन हमने कहा था कि किसको कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, समझना, मीनिंग समझना। तो ये जो है 2 डोमेन्स, इस पे 50% वेटेज दिए गए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स को लर्निंग आउटकम कहा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये पहले आप आई थिंक पढ़ भी चुके हैं कहीं ना कहीं, अगर नहीं पढ़े तो चलो मैं बता देता हूँ। जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। आप देखें जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव, आप जब किसी भी किताब को खोलेंगे ना, टेक्स्ट बुक को, पंजाब की, सिंध की, तो हर चैप्टर के टॉप पे एक बॉक्स बना होता है, स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न आफ्टर रीडिंग दिस लेसन, ये होता है ना लिखा हुआ, उसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं, Yes, sir. 5, 7, 8, 2, 4, 5। आफ्टर रीडिंग या आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो उसमें लिखा होता है कि बच्चा ये सीखेगा, ये सीखेगा, ये सीखेगा, ये सीखेगा। तो उस पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं जी, उस पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को जो एक यूनिट के होते हैं उनको हम यूनिट ऑब्जेक्टिव्स या फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ये किसके होते हैं जी, ब्रॉड होते हैं, ठीक है, और ये किसके होते हैं, पूरे एक चैप्टर के होते हैं जी। ये पूरे एक चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं जी, जनरल या फिर यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और ये ब्रॉडर होते हैं, यानी इनके लिए ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए होता है, इनके लिए प्लानिंग आपको लॉन्ग टर्म चाहिए होती है, ठीक है। जैसे आपने माइक्रो और मैक्रो लेसन प्लान पढ़ा था ना, तो अब देखें एक यूनिट जो है वो, एक यूनिट के लिए जो आप लेसन प्लानिंग करेंगे वो कौन सी होगी, मैक्रो या माइक्रो जी, माइक्रो लेसन प्लान मैक्रो होगी, माइक्रो नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, मैक्रो लेसन प्लान, माइक्रो होती है एक टॉपिक के लिए,
ठीक है। और मैक्रो जो है वो एक यूनिट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, एक महीने, साल के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन की। तो दीज रिटन स्टेटमेंट आर ब्रॉड इन नेचर एंड कवर अ यूनिट आर सेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट का यूनिट या सेक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी? जनरल या यूनिट सर ऑब्जेक्टिव्स जनरल कहते हैं। अब ये जनरल आपके सेमेस्टर के या साल के भी हो सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये ब्रॉडर हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? ये वो इनको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं स्पेसिफिक को। क्यों? ये जो हर एक लेक्चर या टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उनको हम स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। मैं दोबारा से इनका डिफरेंस बताता हूँ। जनरल या यूनिट एक पूरे चैप्टर के हैं, एक कोर्स के हैं, ठीक है, एक सेमेस्टर के हैं। एक यूनिट के मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं ना, जैसे साइंस की कुछ बुक्स के अंदर या इस्लामियात में अगर आप देखें उसमें सेक्शन बने, सेक्शन 1 उसमें 2-3 चैप्टर हैं। तो हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे उस सेक्शन के हों, या हो सकता है कि आपके एक यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपके जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव्स के हैं। ये ब्रॉडर हैं कंपैरेटिवली स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से। अब एक टीचर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना, जो पढ़ा रहा है टॉपिक के अंदर, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसके लिए हम माइक्रो लेसन प्लानिंग करते हैं इसकी अचीवमेंट की। देन आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब मिसाल के तौर पर थोड़ा सा पहले इनका डिफरेंस देखते हैं, फिर बिहेवियरल आपको समझ लगेगा। एक टीचर ने क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाया कि बेटा सच बोलने के ये फ़वाइद हैं। बच्चे ने वो कुरान की आयत हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके मज़ीद फ़वाइद जो है ना सच के, वो 5-7 याद कर लिए। टीचर ने टेस्ट लिया या ज़बानी सुना, बच्चों ने फर सुना दिए। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स फिर क्या होते हैं, ये क्या बला है? ये बताएंगे हमें कि ठीक है, उस बच्चे ने वो चीज़ तो याद कर ली, हमारा मकसद बच्चे को रटा लगवाना नहीं था। हमारा मकसद था कि बच्चे को याद भी हो जाए और साथ अमल भी हो उस पर। क्या अब बच्चा अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खासा झूठ बोलता था, तो उसने झूठ बोलना छोड़ दिए। अगर तो छोड़ दिया तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अगर वो कुरान भी सुना रहा है, हदीस भी सुना रहा है और झूठ भी वैसे बोल रहा है, झूठी कस्में भी वैसे खा रहे हैं कि जी मैं इसलिए कल नहीं आया था क्योंकि जो है वो मैं बीमार था, हालांकि वो बीमार नहीं था। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। रिटन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट, effect of instruction is observed on the behavior of the children in terms of his or skills or results, change in behavior as a result of instruction। ये हम देखते हैं इसके अंदर। कोई सर इसमें इसको लर्निंग भी कह सकते हैं ना, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को लर्निंग ही आई फिर लर्निंग तो दोनों में है ना, इंस्ट्रक्शनल में भी तो लर्निंग है ना। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसमें भी एक चीज़ नॉलेज, देखिए नॉलेज का गेन करना भी लर्निंग है, ठीक है। स्किल का गेन करना भी लर्निंग है, वैल्यूज़ का गेन करना भी लर्निंग है, ये याद रखिएगा। लेकिन हम जो है जनरली बात करते हैं कि चेंज इन बिहेवियर इज़ कॉल्ड लर्निंग। ये चेंज इन बिहेवियर आप सब ने पढ़ी हुई है, लर्निंग थीरीज़, बिहेवियरिज्म पढ़ी है आपने, कॉग्निटिविज्म पढ़ी है आपने, इस तरह। तो हर एक उसकी थीरी की ना जो डेफिनेशन है लर्निंग की वो डिफरेंट है। अब कॉग्निटिविज्म कहते हैं कि क्या चीज़ होती है लर्निंग, ठीक है, चेंज इन मेंटल प्रोसेसिंग। अब एक बच्चा एक इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसको अपने जहन के अंदर फिर स्टोर करता है और यूज़ करता है, ये उसकी लर्निंग है। अब ये भी डेफिनेशन ठीक है। जो हम पढ़ते हैं ना वो जनरल है किसकी, बिहेवियरिज्म की। ये मैं बता चुका हूँ डिटेल में, 12 सेशन को भी और 13 दोनों को मैं बता चुका हूँ। तो ये डिफरेंस क्लियर कर लें। इसमें कोई मसला तो नहीं है जी, किसी को आगे चले ना जी। सर मतलब नो सर। बिहेवियर का होगा कि एक बच्चा जो हम उसको पढ़ा रहे हैं सीखने के बाद वो प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में लेकर आए, वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है। यस अच्छा सर, जी। ये जो एसएलओज हम कहते हैं, एसएलओज और ये जो यूनिट ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या डिफरेंस है या सेम है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, देखें ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा नाम एसएलओ है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया मुदस्सर ने, मेरे जहन में ये बात आई थी बताना। स्टार्ट में मुझे एसएलओ की किसी फीमेल की आवाज़ आई थी, फिर जहन से निकल गई बात, थैंक यू। ऑब्जेक्टिव कोई भी होंगे वो एसएलओज होंगे, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, एसएलओज होंगे, बस ये याद। अब हम यूँ कह सकते हैं कि यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, एसएलओज। या यूँ आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव कितनी तरह के होते हैं, एसएलओज कितनी तरह के होते हैं,
तो आप ये तीनों बता सकते हैं। क्लियर जी? सर एक और क्वेश्चन यस है जी जी सर। करिकुलम के जैसे ऑब्जेक्टिव्स अगर डिफाइन किए जाते हैं तो कहा गया है कि उनको चार चीज़ों की बेस पे मतलब जो है ना ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किए जाते हैं: सोसाइटी, नॉलेज, लर्निंग सिचुएशन एंड लर्नर्स। अब पूरे प्रोविंस में जो है वो सर सोसाइटी जगह जगह पे डिफरेंट है, इसी तरह लर्निंग सिचुएशंस भी डिफरेंट है, लर्नर्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन करिकुलम तो सेम ही होता है, तो वो फिर कैसे अच्छा इसको इसमें मतलब जस्टिफाई किया जाता है? अच्छा इसमें इस तरह से है कि ये सजेशन है, ठीक है, ये उसकी पर्सनल इंडिकेशन है। और हम जो यूज़ करते हैं ना, अगर हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि हम क्या करते हैं, तो हम जो है ना किसी एक मेथड को फॉलो नहीं करते। ये तो उसने अपनी सजेशन दे दिया, जैसे उसने कहा कि सोसाइटी, नॉलेज, लर्निंग सिचुएशन और लर्नर्स ये आपके सोर्स हो सकते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने कहा कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़, अफेक्टिव एबिलिटीज़ और साइकोमोटर एबिलिटीज़ ये आपके सोर्स हैं ऑब्जेक्टिव्स बनाने के। तो ये हतमी नहीं है, ये हम ये नहीं कह रहे कि यही फ़ाइनल है, इन्हीं को ही हम लेंगे। और आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, वो इस हवाले से कि हम एक प्रॉब्लम्स जब हम बात करेंगे ना, प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम इन पाकिस्तान, तो उसमें सबसे जो बड़ा इशू है ना हमारे करिकुलम का, वो ये है कि हमारा करिकुला अर्बनाइज्ड है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारी जो रूरल सोसाइटीज़ हैं, हमने उनके कल्चर को, नीड्स को, ठीक है, उनकी जो प्लानिंग है उसको टोटली इग्नोर किया हुआ है अपने करिकुला के अंदर। हमने टोटली जो है वो फोकस किया हुआ है अर्बन कल्चर को, अर्बन जो है वो कम्युनिटीज़ या सोसाइटीज़ को, ठीक है। तो अब इस तरह के इश्यूज़ हैं, जो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि एक सोसाइटी के अंदर या मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के अंदर ज़बान का फ़र्क है। आप देखें सिंध, पंजाब के अंदर कल्चर का डिफरेंस है, रस्म व रवाजों का डिफरेंस है, तो ये चीज़ें वाकई एग्जिस्ट करती हैं। बट हम जो है ना ओवरऑल नेशनल इंटीग्रेशन जो एक्टिविटीज़ है ना उन पे फोकस कर रहे होते हैं कि नेशनल इंटेग्रिटी जो है वो सस्टेन रहे, उस पर कोई बात ना आए। तो आगे हम देखेंगे कि प्रोविंसेस के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो चीज़ आप बात कर रही हैं ना, जो करिकुला है, 18वीं तरमीम ने यही बात 2010 के अंदर, हम हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तो 2010 के अंदर एक तरमीम आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में, 18th अमेंडमेंट हम कहते हैं। जरदारी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी साहब के उसमें वो प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने कहा कि जो एजुकेशनल प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, करिकुलम डेवलपमेंट है, उन्होंने वफाकी हुकूमत से ज़िम्मेदारी सूबों को मुंतकिल कर दी है। अब पंजाब के अंदर हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं अपने करिकुला के अंदर, सिंध अपने को कर रहा है, केपी अपने को, AJK अपने को कर रहा है, और बलोचिस्तान अपने को। तो ये इश्यूज़ जो है किसी हद तक एड्रेस हो गए 18वीं तरमीम के बाद। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, इस पर हम आगे इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम्स के अंदर जाके इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर जी? थोड़ा बहुत आइडिया हो गया इस चीज़ का जी मिस रिजवानी? सर ये जो SNC का इंट्रोडक्शन था, ये 2020 में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, अच्छा, सिंगल नेशनल करिकुलम। आई थिंक जो है ना, मैं इन सारे आपके सवाल, चूँकि अभी हम बहुत बेसिक पे हैं, तो ये SNC पिछला करिकुला जो 2006 हमारा है, जो अभी तक चल रहा है, और SNC भी चल रहा है, और इसके जो इश्यूज़ हैं ना, इंशाल्लाह आप ये चैप्टर पढ़ लें तो इस तरह के जो भी आपके रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, जब आप पढ़ लेंगे तो अव्वल तो रहेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, और अगर रहेंगे तो फिर एंड पे हम देखेंगे, SNC को भी देखेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि जो टोटली आपका रेलिवेंट या मौके पे जिसका जवाब बनता है वो मैं साथ साथ देता जाऊँगा। इस तरह के जो डिबेटेबल क्वेश्चन है ना उनको हम एंड पे रखेंगे। प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस हैं, ट्रेंड्स हैं, उनमें जाके हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो है सारा डिबेट वाला इंटरव्यू क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट करिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम आर द बेसिस ऑन विच करिकुलम इज़ डिज़ाइंड। तो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, यानी पहला कंपोनेंट है, तो इस पर ये हम कहते हैं कि ये बेस है। अच्छा, हम आगे चलते हैं जी कंटेंट्स पे। दूसरा कंपोनेंट है कंटेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, सब्जेक्ट मैटर, डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है जो हमारा कोर्स की आउटलाइन होती है उसकी। इसके अंदर नॉलेज, स्किल्स, कॉन्सेप्ट, थीरीज़ मौजूद होती हैं। इससे हम जो है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे होते हैं। कंटेंट की बुनियाद क्या है? करिकुलम की बुनियाद क्या है जी? जी जी प्लीज़। ऑब्जेक्टिव्स। और कंटेंट की बुनियाद क्या है? करिकुला के कंटेंट किस बेस पे बनाए जाते हैं? जी,
ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे बनाए जाते हैं ना, जिस तरह के क्लासेस होंगे उसी तरह का कंटेंट हम पढ़ाएंगे ना। अब हमने बच्चे को पढ़ाना है कि जी ये बच्चा सच बोलने लग जाए, तो हम नमाज के फ़वाइद तो नहीं शामिल करेंगे ना कंटेंट के अंदर। तो कंटेंट आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब ये सब्सटेंटिव और सिंटैक्टिकल नॉलेज आप पहले पढ़ चुके हैं। फैक्चुअल नॉलेज जो होता है ना, जो इसके अंदर हम शामिल करते हैं, उसको सब्सटेंटिव नॉलेज कहा जाता है, फैक्ट्स पे मबनी। उस पे आपको थिंकिंग इन्वॉल्व आपकी नहीं होती, ठीक है। थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। इस पर कोई थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। 3 जमा 5 कितना होता है? किसी को मैथ में एडिशन का कॉन्सेप्ट है बच्चे को तो ही वो हल कर पाएगा, अदरवाइज़ का जवाब नहीं दे सकता वो। तो जो सिंटैक्टिकल नॉलेज है इसमें थिंकिंग या थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब किस तरह से हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, ये लिख लें साथ के कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है किस बेस पे? ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे। अब इसके 3 मेथड्स हैं। जजमेंटल प्रोसीजर, कंटेंट जो करिकुलम के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो करिकुलम एक्सपर्ट्स वो अपनी जजमेंट के ज़रिए, यानी आपके पास ऑब्जेक्टिव्स पड़े हैं, ठीक है। अब आपने कंटेंट यानी डिटेल उसकी शामिल करनी है ना उसके अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर। तो आप अपना कंटेंट, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और उनकी एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पर आप कहते हैं जैसे सच बोलना है तो जी कुरान की आयत शामिल कर ली जाएँ, हदीस मुबारका को, सुरैया की दियानतदारी आप लोगों ने पढ़ी होगी। आप में से जो जिनकी मैट्रिक जो है वो 2008, 9, 7, 8 से पहले की है, उन्होंने वो 3री, 4th, 5वीं में सुरैया की दियानतदारी इस तरह की कहानियाँ पढ़ी होंगी, बहुत हुआ करती थी, आजकल तो शायद कम है। तो हमारे उर्दू के, माशरती उलूम के, इंग्लिश के चैप्टर्स के अंदर इस तरह की मॉरल स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इस तरह की स्टोरीज़ क्या करता है, एक जज या एक एक्सपर्ट जो होता है करिकुला का, वो अपनी जजमेंट के ज़रिए कि ये चीज़ फिट आती है यहाँ पे, इसको होना चाहिए इसके अंदर, इस ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए, तो उसमें शामिल कर लेता है। इसको जजमेंटल प्रोसीजर कहा जाता है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ना वो बैच नंबर जो हमारा 13 है, ये आप पढ़ चुके हैं ना जी। एक्सपेरिमेंटल मेथड बैच 12 पढ़ा है ना जी आपने रिसर्च में? साइंटिफिक। यस सर, साइंटिफिक। यस सर। हाँ, क्या होता है जी, मेन चीज़ इसके अंदर क्या होती है, जल्दी बताएं प्लीज़। मेथड होता है, हाइपोथेसिस होता है, इसमें हाइपोथेसिस बनने हैं और मैनिपुलेशन होती है। इंटरवेंशन होता है, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन। पहले प्रॉब्लम यस, इसमें हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने क्या करना है, दियानतदारी के बारे में कोई हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो दियानतदार बन जाएं। करप्शन फ्री सोसाइटी हम चाहते हैं कि अगली जनरेशन हमारी करप्शन फ्री हो, पैदा हो। अब हम क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हम हम कंटेंट सेलेक्ट करेगा। एक जो एक्सपर्ट है कैसे करेगा, वो कुछ कंटेंट सेलेक्ट करेगा, ठीक है, कि इसके लिए ये, इस ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये कंटेंट बेस्ट हैं। उसके बाद वो क्या करता है, वो कंटेंट, माइक ऑफ कर दें किसी को ऑन है, वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे वो कंटेंट, ठीक है। पढ़ाने के बाद उन बच्चों को एक्सपीरियंस किया जाएगा, मुख्तलिफ सिचुएशन दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर पैसे पड़े हैं किसी के, गिरा दिए जाएंगे वो कंटेंट पढ़ाने के बाद कि ये बच्चा उठाता है या नहीं उठाता। अगर उठाता है तो वो अपनी जेब में डालता है या टीचर को जाके देता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक हाइपोथेसिस बनाया जाएगा, ठीक है। ये माइक ऑफ कर दें प्लीज़, बार बार कहना पड़ता है अल्लाह के बंदो, किसका ऑन है, मुझे देखने जाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें कहा जाता है कि जी ये हमारा कंटेंट है, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनकी अचीवमेंट के लिए ये कंटेंट बेस्ट रहेगा। अब ये लाजमी नहीं है कि वो बेस्ट रहे, वो एक्सपीरियंस किया जाता है, देखा जाता है, उसके रिज़ल्ट्स देखे जाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जी ये बेस्ट है, ठीक है, ये एक आर्जी स्टेटमेंट होती है। मुमकिन है कि उसके नतीजे टोटली उल्टा आएँ, मुमकिन है कि बिल्कुल 100% वही रिज़ल्ट दे दे वो। तो उसके बाद जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। और तीसरा, ये एनालिटिकल प्रोसीजर वाला सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। तो तीसरा जो हमारा मेथड होता है ना वो एनालिटिकल मेथड है, एनालिटिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे वाइडली यूज्ड होता है, ये बहुत मुश्किल है। एक्सपेरिमेंटल आपको पता है, आप देखें हमने जो है हमारे एक सब्जेक्ट के अंदर कोई सैकड़ों ऑब्जेक्टिव्स शामिल होते हैं।
अब उन ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए अगर हम ऑब्जेक्टिव बनाएं, एक्सपीरियंस करें, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जजमेंटल यूज़ होता है या फिर एनालिटिकल। एनालिटिकल मोस्ट वाइडली यूज़ होता है। अब इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज प्रोसीजर फॉर कंटेंट सिलेक्शन। पीपल एक्टिविटीज़ आर एनालाइज टू नो देयर फंक्शंस, परफॉर्मेंस एंड on the basis of analysis content selected, conducting interviews, collecting information through questionnaires, documentary analysis, observing the performance of the pupils. It follows the principle of utility. हम ये देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए सोसाइटी के अंदर किस तरह की, जैसे मैंने अभी आपको बात की है कि लोग, हर बंदा जो है वो हाथ फैला के बैठा हुआ है, सरकारी प्राइवेट रेडी वाला भी, हर बंदा 2 नंबरी पे शुरू है। यहाँ पे 90% हमारी पॉपुलेशन इस वक्त खैर से जो है ना रेडी वाला है ना जी। तो आज मैं अभी ये फ्रूट ले रहा था, मगरिब से थोड़ी देर पहले की बात है, असर से मगरिब के दरमियान। तो वो रेडी वाला क्या करता है, वो जो फ्रूट सामने लगे होते हैं वही ख़राब होते हैं नीचे से। तो कहता है हाँ जी कौन से उठाने, ये वाले। तो वो उसी तरह उसको उसकी साइड चेंज किए बगैर उठा के उसमें रखता है। अब ये भी गलत कर रहे हैं। सर वो स्टिकर लगा देते हैं, और स्टिकर लगा देते हैं खराब वाली जगह। हाँ ये भी होता है। अच्छा, इसके अलावा अब देखें, उसका कसूर नहीं है बेचारे का, और वो गलत कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको डिफेंड नहीं कर रहा, वो गलत कर रहा है, वो भी धोखा दे रहा है, करप्शन कर। अब वो जो मज़दूर है जिसने वो पेटी भरी थी, वो बॉक्स फिल किया था, वो भी गलत करता है। वो उस अपने मालिक की खुशामद के लिए, मालिक ने कहा जी 2 नंबर डाल दें, वो डाल देता है, उसकी भी गलती है। फिर वो जो मालिक है वो भी हराम कार है। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये हमारी पूरी एक चेन है। ये एक तो एक रेडी वाला है, आप यकीन करें साइकिल पे पंचर, ट्यूब को पंक्चर लगाने वाला है बंदा, सुई रखी होती है उन्होंने, एक पंचर अगर नहीं निकलता ना, वैसे वो कोई मसला होता है, वॉल्व ख़राब होता है तो हवा निकल, थोड़ी सी सुई लगा देते हैं कि चलें। अब टायर खोला हुआ है तो 50 रुपये ले। बात करने का मकसद ये है कि हम कहते हैं ना कि जी फ़लाँ पॉलिटिशियन ऐसा है, फ़लाँ इदारा ऐसा है, तो हम सब ऐसे हैं भाई। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक रोल प्ले कर सकता है वो टीचर कर सकता है, और सबसे ज़्यादा जो अपनी नेशन का बेड़ा गर्क कर रहा है वो टीचर कर रहा है। कैसे कर रहे हैं जी? हमारा टीचर क्या करता है? यस सर। हाँ, हमारा टीचर क्या करता है? हाँ, ये आएगा ना जी तो बच्चों के नाम चेंज, वालिद के नाम चेंज हो जाएंगे। ये जो पंजाब से उनको इस बात का पता होगा। 3री क्लास में पेपर देने, अब देखें पेपर कौन, हमारा टीचर खुद मिन्नतें कर रहा होता है एग्जामिनर्स की, निगरानों की, कि खुदा का नाम ले हमारे बच्चे को जो है ना जी पास हो जाए, फेल कोई ना हो। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गलत हैं, वो चीज़ें सारी अपनी जगह, लेकिन देखें एक झूठ पे, गलत चीज़ों पे, मतलब एक बच्चे को 2री या 3री के बच्चे को उसके वालिद का नाम गलत सिखाया जा रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा होकर वो ईमानदारी करेगा, वो जज बन जाएगा, वकील या पुलिस वाला बन जाएगा, तो वो ईमानदारी से केस को सुनेगा और ईमानदारी से फैसले करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, मुमकिन ही नहीं है। खैर, एक अलग बहस छिड़ जाएगी। एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोगों की एक्टिविटीज़ देखते हैं, किस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम अपने कंटेंट के अंदर शामिल कर देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो ये 3 हमारे प्रोसीजर होते हैं, जजमेंटल, एक्सपेरिमेंटल और एनालिटिकल। उसके बाद आ जाता है जी, अब हमने सेलेक्ट तो कर लिया, अब साथ उनको तरतीब भी देनी होगी, किस तरतीब में हम रखेंगे। तो जो अरेंजमेंट है ना उनके कंपोनेंट्स की, ठीक है, कंटेंट की, एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, जो कुछ हमने इकट्ठा किया है, सेलेक्ट कर लिया है, अब उसकी तरतीब देना, अरेंजमेंट, इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं बेसिक, BASIC, यानी इसके अंदर हम बैलेंस रखते हैं, यानी एक चीज़ को ज़्यादा नहीं कर देना, दूसरी को थोड़ा नहीं कर देना, बैलेंस रखेंगे। आर्टिकुलेशन, लिंक होगा। आर्टिकुलेशन से क्या मुराद है? जो है ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट के दरमियान लिंक होगा। ठीक है, या यूँ भी हम बैलेंस में ये भी हम बात करेंगे कि पहले ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंटेंट ज़्यादा डाल दिया, दूसरे के लिए कम, ये भी नहीं होगा। और एक ऑब्जेक्टिव्स के जो टॉपिक या सब टॉपिक्स हैं वो भी हम उसमें भी बराबरी रखेंगे। आर्टिकुलेशन, कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान जो लिंक है वो हम कायम रखेंगे। सीक्वेंस, एक तरतीब के अंदर चीज़ें होंगी। इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ना चीज़ें, उनका आपस में रब्त हम रखेंगे। या यूँ समझ लें कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना वो हम स्किप नहीं करेंगे, बल्कि मुख्तसर एक जामे शक्ल के अंदर हम वो प्रेजेंट कर देंगे। एंड कंटिन्यूटी, तो इसके अंदर एक कंटिन्यूटी, एक तसलसल भी हम रखेंगे। यानी ये नहीं होगा कि करिकुलम हमारा फिक्स है बस, तो वो हम उसके अंदर कंटिन्यूटी भी रखेंगे। इन ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट आर पुटिंग टुगेदर द सब्जेक्ट मैटर, दीज प्रिंसिपल आर द यूज़फुल एज अ गाइड। तो ये हमारे एज अ गाइड हम लेते हैं। कंपोनेंट्स कितने होते हैं जी? ठीक है,
करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के 3 हैं, स्कोप, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन। अब देखें स्कोप किसको कहते हैं, किसी चीज़ की वर्थ वैल्यू को कहते हैं, कितनी वाइडली एक्सेप्टेबल है, कितनी उसकी वर्थ है, कितनी उसकी वैल्यू है, ठीक है, तो उसको हम स्कोप कहते हैं। अब करिकुलम के अंदर स्कोप से क्या मुराद होगा, करिकुलम के अंदर स्कोप से मुराद ये होगा कि किस तरह का कंटेंट जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम में या एक सब्जेक्ट के अंदर। एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रोग्राम, किस तरह का मटेरियल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है एक पूरे सब्जेक्ट के अंदर, ये उस करिकुलम का स्कोप, यानी उसके फ़ायदे फ़वाइद क्या होंगे, ठीक है। तो यानी इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ शामिल हमने किए हैं और उन एरियाज़ को किसको हम जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ बयान करना ज़रूरी है और किसको हमने मुख्तसर बयान करना है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं फर्दर, ब्रेड्थ रेंज ऑफ मटेरियल टू बी कवर्ड, क्या क्या एरियाज़ हमने इसके अंदर शामिल करने हैं, क्या क्या एरियाज़ शामिल करने हैं, ये रेंज कहलाती है, ठीक है। और डेप्थ के ब्रेड्थ कहलाती है। और जो डेप्थ होती है वो क्या है कि जो एरियाज़ हमने शामिल कर लिए हैं तो उस एरिया के अंदर, एक एरिया के अंदर कितनी डिटेल हमने शामिल करनी है, ठीक है, ये उसकी डेप्थ कहलाती है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रोग्राम और सब्जेक्ट स्कोप, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रेड्थ एंड डेप्थ। ब्रेड्थ मीन रेंज ऑफ मटेरियल टू बी कवर्ड इन अ प्रोग्राम, किस तरह के मटेरियल या जो है वो कंटेंट हमने एक प्रोग्राम के अंदर शामिल करना है या कर लिया है। और ब्रेड्थ उसकी डिटेल कितनी होगी, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कितनी अमाउंट में, थोड़ी ज़्यादा, ये हमारा डेप्थ कहलाता है। देन आता है सीक्वेंस, दूसरी चीज़ इंटीग्रेट इसमें ऑर्गेनाइजेशन में। अब सीक्वेंस हमने कहा ऑर्डर को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं, तरतीब को कहते हैं, कंटेंट कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। डेविड ऑसबेल ने कहा, ये डेविड ऑसबेल ने 3 काम किए हुए हैं, ये एक आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा 2 और जगहों पे पढ़ेंगे और मैंने पूछना है उस वक्त कि पहला क्या पढ़ा हुआ है जब मैं दूसरा पढ़ाऊँगा, और जब मैं तीसरे पे जाऊँगा उस वक्त भी पूछूँगा कि पहले 2 क्या पढ़े। माइक फिर ऑन कर रहे हैं। अच्छा, डेविड ऑसबेल ने, चलें वो पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। इसने मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी दी है, इसने क्या दिया जी, डेविड ऑसबेल ने मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी दी है, ठीक है। और इसने एडवांस ऑर्गेनाइज़र का कॉन्सेप्ट दिया और वो पेपर में आ चुका है सवाल, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइज़र का, ये जो बैच नंबर 13 है इन्होंने पढ़ा है, ये बैच 12 ने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो एडवांस ऑर्गेनाइज़र क्या होता है ये फिर मैं किसी दिन बैच 12 को भी इंशाल्लाह ताला बता दूंगा या रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। 2 चीज़ें हो गई, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी और एडवांस ऑर्गेनाइज़र, ये 2 चीज़ें डेविड ऑसबेल ने प्रेजेंट की। आगे हम पढ़ेंगे इनकी डिटेल, जब हम मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी में पढ़ाऊंगा ना साइकोलॉजी में, तो उस वक्त मैं ये आपको पढ़ा दूंगा एडवांस ऑर्गेनाइज़र जी। सर आपने रिकॉर्डिंग शेयर रिकॉर्डिंग कर दी थी, आप शेयर कर दी थी। अच्छा कर दी थी, तो चलें ये तो अच्छा हो गया, तो वो आपने पढ़ा हुआ, एक तो वो इसने दिया था, दूसरा मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, और तीसरा इसने कहा कि इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, तो उनका जो ये हम बात करें ना सीक्वेंस की, जो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसने कहा कि सीक्वेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, यानी टीचर कैसे इजी रहेगा इसको डिलीवर करने में, ठीक है। तो जिस तरह डिलीवर करने में वो आसान रहे उस अंदाज से इसको वो होना चाहिए, उसका तरतीब होनी। जैसे मैंने ये जितनी भी स्लाइड्स बनाई हुई है ना, ये मैंने अपने सीक्वेंस से बनाई हुई है कि कैसे कौन सा टॉपिक कहाँ से किसके साथ जुड़ता है, क्या चीज़ पहले होनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का, यानी ऑसबेल ने कहा कि इसने जो थ्योरी दी है ना मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, अब ये देखें ना चीज़ों सारी तीनों चीज़ें इसकी मिलती हैं कैसे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, यानी पहले जो चीज़ पढ़ाई जाए उससे मिलती जुलती अगली हो, उससे मिलती जुलती अगली। इसकी मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी कहती है कि लर्निंग वो बेहतरीन होती है जो प्रीवियस लर्निंग से रिलेटेड हो, जो क्या हो जी, प्रीवियस लर्निंग से रिलेटेड हो। अजान हो रही है, ब्रेक होगी। अच्छा, अब इसने जो मीनिंगफुल लर्निंग थी वो ये कहती है कि लर्निंग जो है ना वो सबसे अच्छी, लॉन्ग लास्टिंग और बेहतरीन होगी
जो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से रेलिवेंट होगी, लिंक्ड होगी। अब ये क्या है जी, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी है। तीसरी जो इन्होंने बात की थी ना, जो कॉन्सेप्ट एडवांस ऑर्गेनाइज, इसने कहा एडवांस ऑर्गेनाइज़र यानी ये यूँ समझ लें कि जो चीज़ पढ़ाई जानी है ना, तो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जो है आप क्या करें, उसको एक्सप्लोर करें, बाहर निकालें कि जो नया टॉपिक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो वो तमाम तर एड्स जो हेल्प करती हैं एक बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को, कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करे नए टॉपिक को समझने के लिए। तो ये हमारा ये इस तरह की, इसके लिए जितनी भी हम तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं या जो हम विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, उनको हम एडवांस ऑर्गेनाइज़र कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों बातों में जो मेन थीम है वो सेम है। इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी और एडवांस ऑर्गेनाइजर। ये मैं पूछूंगा फिर, और नाम लेके पूछूंगा, जो आज क्लास अटेंड करें इनसे नाम लेके पूछूंगा। रॉबर्ट गैगन, इसने जो है ना, इसने 8 टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी दी थी। तो ये आप सब ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। इसने जो है, जब मैंने आपको लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ाए थे, तो उस वक्त साथ एक छोटा सा बॉक्स था, तो स्लाइड के ऊपर इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ाया था। क्या था वो जी, इस थ्योरी का नाम क्या था? theory of condition यस, of learning, एक्सीलेंट जी, थियरी ऑफ कंडीशन type ऑफ of लर्निंग। learning या hierarchy of learning। यस, इसको हायरार्की ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो फिर इसको इसने hierarchy कहा, of learning गैगन ने कहा कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट, यानी इसने कहा कि कंटेंट की जो तरतीब है ना, उस हिसाब से होना चाहिए, टीचर की टीचिंग या इंस्ट्रक्शन की तरतीब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका सीक्वेंस। अब दो तरह से इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं सीक्वेंस। रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल एंड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखें, दूसरी, तीसरी और चौथी, पाँचवीं के अंदर जो रियाजी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें जो एक्सरसाइज शामिल की हुई हमने, उनके दरमियान एक रब्त है, उनके दरमियान एक सीक्वेंस है। जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं थोड़ी सी सिंपल होंगी, अगले ग्रेड में वही चीज़ें होंगी थोड़ी सी कम्प्लेक्स, उससे अगले में वही चीज़ें थोड़ी सी और कम्प्लेक्स, उससे अगले में थोड़ी सी और कम्प्लेक्स। इसको कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप ऑफ अ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल। ये पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल है? कंटिन्यूटी। देखिए, कंटिन्यूसली वो मूव करे। ऊपर हमने बेसिक में पढ़ा ना, आखिरी ये वो वाला यहाँ पे आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पेपर में आ चुका है। इस तरह दूसरा होता है हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ग्रेड के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, आपस में रिलेट कर देते हैं, यानी उनके दरमियान एक रब्त बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो है ना, पाकिस्तान की उसके बारे में पढ़ाना है, पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी के बारे में पढ़ाना है, या पाकिस्तान की उसके बारे में पढ़ाना है, जो हिस्ट्री है उसके बारे में। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री का एक चैप्टर इंग्लिश के अंदर भी शामिल कर देते हैं। ठीक है, तारीख़ पाकिस्तान का उर्दू में भी एक चैप्टर शामिल कर देते हैं, 2-3 चैप्टर हम जो है मुआशरती उलूम के अंदर शामिल कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करें, हमारा फोकस क्या है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है, बच्चों को हमारी नेशनल हिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो बजाय इसके कि हम एक ही कंटेंट को, क्योंकि उसमें हमारे सोशल स्टडी हमारे पास जो होती है ना, वो एक मर्ज कंटेंट होता है, उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हम इकट्ठे कर देते हैं। वो भी यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं सोशल स्टडी की, या यूँ भी आप कह सकते हैं कि एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो चीज़ें हम सिमिलर रखते हैं, जो हमने पढ़ानी, बजाय एक सब्जेक्ट में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर हम शामिल कर देते हैं। ठीक, इसको हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो रिलेशनशिप इन डिफरेंट सब्जेक्ट एट सेम लेवल, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इकट्ठा कर देना। जैसे सोशल स्टडी आपकी मुआशरती उलूम है, तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर रिलेशनशिप मौजूद होता है, एक ही उसके अंदर हम कर देते हैं, सब्जेक्ट्स को मर्ज कर देते हैं। ठीक है जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद इंटीग्रेशन कहते हैं मर्ज करना, 2 सब्जेक्ट्स को मिला के एक नया सब्जेक्ट बना देना, 3 सब्जेक्ट्स को मिला के नया सब्जेक्ट बना देना, इंटीग्रेशन है। ठीक है, जैसे हम जनरल साइंस की बात करते हैं, उसमें जो है वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफ़ी, जियोलॉजी, मैथ वो बायोलॉजी, इनको हम मर्ज कर देते हैं और 9th में, 8th में हम जनरल साइंस बना देते हैं। तो अब ये इंटीग्रेशन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ मर्जिंग डिफरेंट सब्जेक्ट आर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट थ्रू कोऑर्डिनेशन इज़ नाउन एज इंटीग्रेशन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रा डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी। ये मैं आप सबको कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप में से कोई मुझे बता रहा है जी, जल्दी से प्लीज़।
सर इंट्रा डिसिप्लिनरी आप एक मिनट आप चुप करें, आपने आज बहुत आप सॉरी सर आपने विद इन अ सब्जेक्ट होगा। फिर मैं बताऊं समीना ने आज बहुत सारे जवाब दिए, कोई और बताए जी। के दरमियान होगा और इंटर मुख्तलिफ सर ये सेम सब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशन, सर जो सेम सब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन होगा वो इंट्रा होगा, और दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को मर्ज करके बनाया जाएगा वो इंटरडिसिप्लिनरी। नहीं तो दो या दो से ज़्यादा तो इंट्रा में भी हो सकते हैं, डिफरेंट वर्ड यूज़ करें आप। दो या दो से ज़्यादा सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी इंट्राडिसिप्लिनरी होगा। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जब मिलाया जाएगा तो इंटरडिसिप्लिनरी सर वो बन इंटर हो। ठीक है बस जी। अच्छा अब तीसरा हमारा जो कंपोनेंट है, माइक ऑफ प्लीज़, वो है पेडागोजी। पेडागोजी का दूसरा नाम टीचिंग भी है और तीसरा नाम लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी है। देखिए ना, टीचिंग में क्या किया जाता है, हम क्या कहते हैं, लर्निंग किसको कहते हैं, चेंज इन बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ, बोलें जी आगे, चेंज इन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस एंड टीचिंग। वेरी गुड जी, एक्सपीरियंसेस एंड टीचिंग। अब देखें ना, हम यही कहा है ना हमने कि चेंज इन बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ टीचिंग आर एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली यानी हम क्या कहते हैं, पेडागोजी में हम बच्चे के क्या कर रहे होते हैं, टीचिंग कर रहे होते हैं। क्यों, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी वही चीज़ है, ठीक है। तो टीचिंग पेडागोजी का दूसरा नाम लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी, ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ आर्ट ऑफ टीचिंग यानी पेडागोजी, डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट ऑफ द करिकुलम टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। लर्नर सेंटर्ड है पेडागोजी, या टीचर सेंटर्ड होती है या सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, ये आप पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ पूरा एक चैप्टर इसमें मैंने पढ़ाया हुआ है आप सबको। एक्लिक्टिक टीचिंग कौन सी होती है, जब दो या दो से ज़्यादा टीचिंग मेथड्स को आप मिक्स करके पढ़ाते हैं तो ये आपकी एक्लिक्टिक टीचिंग अप्रोच कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद है इवेलुएशन, चौथा कंपोनेंट और आखिरी कंपोनेंट, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है, इनमें से सवाल आ सकता है। एक्लिक्टिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने ये नतीजा लिया कि टीचिंग क्या है, एक आर्ट है। टीचिंग क्या है, एक आर्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इवेलुएशन, अब इवेलुएशन क्या होती है, इवेलुएशन कहते हैं किसी चीज़ की वर्थ या वैल्यू को डिटरमिन करना, एक मुकम्मल प्रोसेस की। अब देखें यहाँ पे हमने सारे स्टेप्स कर लिए ना, ऑब्जेक्टिव बना लिए, टेक्स्ट बुक्स हमने प्रिंट करा दी, टीचर ने पढ़ा दी। अब हम इन सारी चीज़ों को इवेलुएट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ठीक थे, ठीक है, टीचिंग मेथडोलॉजी सही तरह से हुई, ठीक है, कंटेंट ठीक बना नहीं बना, तो इस सारे प्रोसेस को जब हम जज करते हैं ना, तो एक फ़ाइनल जजमेंट रिपोर्ट देते हैं कि जी ये ठीक था, इफ़ेक्टिव था, नहीं था, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, इसको डिसकंटिन्यू रखना चाहिए, इसको एवेलुएशन कहते हैं। प्रोसेस, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होगा स्टेटमेंट के अंदर, जजमेंट, याद रखिएगा। एवेलुएशन के दूसरे नाम समझ लें, जजमेंट होता है। एवेलुएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा on a program to determine its value or worth with the aim of deciding whether to adopt, reject or revise the program। इसको जारी रखें, इसमें कुछ चीज़ें अमेंड करें या इसको टोटली चेंज कर दें, रिवाइज कर दें, ठीक है। इट डिटरमिन्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम। करिकुलम की इफेक्टिवनेस हम कैसे डिटरमिन करते हैं जी, एवेलुएशन से करते हैं। पेपर में पूछा जा चुका है सवाल। टाइप्स ऑफ करिकुलम एवेलुएशन 3 तरह की है, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और सबमिटिव। कौन बता रहे हैं जी, बैच 12 वाले? फॉर्मेटिव को कोई एक डिफाइन करे जल्दी से प्लीज। मैम बता रहे हैं जी बताएं। डायग्नोस्टिक होती है, इसमें लर्निंग डिफिकल्टीज चेक करते हैं, और ये रिपोर्ट होती है टीचिंग। फॉर्मेटिव में डिफिकल्टीज चेक नहीं करते, कोई और बताया जी। मैं बता रहा हूँ ये किसी मेल की आवाज़ है, किसी मेल की आवाज़ आई थी, अकेले शेयर की जी। सर मैं बता दूं? नहीं वो मेल सर जी मैं सर फॉर्मेट, एक मिनट आप वेट करो। सर फॉर्मेटिव में ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं। सर जो फॉर्मेटिव होती है ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, हाँ वो फॉर्मेटिव होती है। जो डायग्नोस्टिक होती है उसको जो उसके क्लास के दौरान प्रॉब्लम्स आते हैं, इशू आते हैं, उसके लिए डायग्नोस्टिक होती है। जो सबमिटिव होती है एट द एंड ऑफ सेमेस्टर या एनुअल पेपर के बाद जो असेसमेंट की जाती है या एवेल्युएशन की जाती है, उसको सबमिटिव। भाई बस करें ठीक। मैंने सिर्फ फॉर्मेटिव का पूछा था। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के शेरों और शेर नहीं हो, सवाल को समझा करो। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नहीं वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इंटरव्यू में भी ऐसे अगर बोलेंगे ना तो अगला कहेगा अच्छा ठीक है, फिर मैं आपकी तबीयत साफ़ करता हूँ,
फिर वो इस तरफ आपको लेके जाएगा, फिर बैठे होंगे सॉरी सर, नो आइडिया सर, सर मुझे समझ नहीं लगी, दोबारा पूछें सर, क्वेश्चन रिपीट करें। फिर आप ये इस तरह की बातें कि जो पूछा जाए उतना बताएं ना जी। डायग्नोस्टिक कौन बता रहा है जी, जल्दी से प्लीज़। सर डायग्नोस्टिक बिफोर जो है ना वो इसमें डिफिकल्टीज में देखा जाता है, इसमें डिफिकल्टीज जो हैं वो डेफिशिएंसीज इसको जज किया है सर। करिकुलम में जो भी है तो उसमें डिफिकल्टीज है, डेफिशिएंसी के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक कंटेंट है या नहीं, ये चीजें देखी जाती हैं। चलें, अब आपने नहीं बोलना, दोनों ने, कोई और बोलेगा जी। समेटिव इवैल्यूएशन कौन बता रहे हैं? सर मैं बताऊं? जी बताएं। अब देखिए 3 तरह की, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। 3 तरह की इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। फॉर्मेटिव हमेशा याद रखिएगा, ये कई दफ़ा आपकी ये टर्म यूज़ होती रहेगी, कई मरतबा आएगी। फॉर्मेटिव जो होती है ना, ये यूज़ होती है किसी प्रोसेस के दौरान। डायग्नोस्टिक में लर्निंग डिफिकल्टी चेक करते हैं और ये बिफोर टीचिंग किया। अल्लाह की बंदी नहीं करते इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, पहले भी आपने गलत बताया, अभी फिर आप गलत बता रही हैं। फॉर्मेटिव जो है ना वो डायग्नोस्टिक में करते हैं। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है और इसमें हम लर्निंग प्रोग्रेस चेक करते हैं। ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ इसकी, करिकुलम की तरफ हम अभी आते हैं। तो यानी जब भी किसी प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट होती है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये देखा जाता है कि क्या जैसे क्लास के अंदर के बच्चे ठीक तरह से काम कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। करिकुलम के अंदर जब हम बात करते हैं ना फॉर्मेटिव असेसमेंट की, हम ये कहते हैं कि कंटेंट सही तरह से बनाया जा रहा है, उसमें कोई जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें सेट की जा रही हैं या नहीं की जा रही। तो यानी एज़ पर रूल्स जो हैं वो चीज़ें कंस्ट्रक्ट या डिज़ाइन हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करिकुलम की। ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस ये होती है। डायग्नोस्टिक, अब करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान कोई डिफ़िकल्टीज़, कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, चैलेंजेस आते हैं, तो उनको देखने के लिए जो इवैल्यूएशन की जाती है उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं समेटिव। जब करिकुलम बन जाता है तो उसके लिए जो इवैल्यूएशन की जाती है उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है, बनने के बाद। अब मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट, कौन सी इनमें टाइप जो है वो बच्चों का इम्तिहान जो होता है ना जी, वो बेसिकली इनमें से एक टाइप है, वो कौन सी होगी? जो बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम होता है, फाइनल जी, ठीक है, क्योंकि ये जो करिकुलम, यस वेरी गुड जी। फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक तो जब करिकुलम बन रहा है तो उस वक्त ही हो रही होती है ना। तो जो समेटिव होती है ना ये एंड पे होती है, जब मुकम्मल हो जाता है तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस देखने के लिए। तो ये हम कैसे देखते हैं? अप्लाई करने के बाद स्कूल्स के अंदर, ठीक है जी। अब करिकुलम की खसूसियात है, इट इज़ गाइडेंस, इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर स्टूडेंट के लिए गाइडेंस देता है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव, ये कंटेंट है, इस तरह आपने इनको देखना है। इसमें टोटलिटी, यानी हमने भी पढ़ा है कि करिकुलम सम या टोटल एक्टिविटीज़ को कहा जाता है। मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स, स्कूल इन्वायरमेंट, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसको मिरर ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार। आप देखें हर सोसाइटी की अपनी नीड्स, डिमांड्स हैं, तो फ़िलासफ़ी हमें बताती है कि आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के होने चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिरर ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। इट हेल्प्स टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रैक्टिकल करिकुलम होना चाहिए जिसकी प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन भी आगे हो। अच्छा जी, आगे है हमारा व्हाट आर द, ये एक टॉपिक है जो शायद बुक के अंदर नहीं होगा, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें इस स्लाइड का, सारे लोग इसको ऐड कर दें अपने उसमें। अच्छा, मैं किसी को अगर रोकता हूँ ना यहाँ पे क्लास में कि आप ना बताएं, तो वो प्लीज़ ये महसूस ना कीजिएगा कोई कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। ये 2-3 लोगों को मैंने नाम लेके कहा है। इसका मकसद आप लोगों को रोकना नहीं होता, बल्कि बाकी लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट। आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें जब भी आपको मौका मिले, लेकिन जब मैं अगर कह रहा हूँ तो इसका मकसद ये नहीं होता कि उसके बाद बिल्कुल ही चुप कर जाएं। व्हाट आर द यूनेस्कोज 4 पिलर्स आर फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन आर करिकुलम। 4 पिलर्स ऑफ करिकुलम क्या हैं? 21st सेंचुरी जैकस डिलॉर्स ने 2001 के अंदर यूनेस्को को जो है वो सजेशन दी कि ये जो है 4 पिलर्स होने चाहिए। अब ये 4 पिलर्स फॉर लर्नर्स, या ये यूँ भी आ सकते हैं, व्हाट आर द 4 पिलर्स फॉर लर्नर्स, या 4 पिलर्स फॉर एजुकेशन, 4 पिलर्स फॉर करिकुला। ये तीनों तरह से पूछे जा सकते हैं। ये 4 पिलर्स दोनों जो हैं वो क्या हैं?
लर्निंग टू नो, बच्चा लर्न करे कुछ चीज़ जानने के लिए। लर्निंग टू डू, बच्चा लर्न करे। यूटिलिटेरियन हमने अभी बात की है, प्रैक्टिकल, परफॉर्मेंस बेस्ड, प्रैक्टिस बेस्ड, एक्शन बेस्ड करिकुलम, तो लर्निंग टू डू। तीसरा है लर्निंग टू लिव, कैसे उसने ज़िंदगी गुजारनी है। एंड चौथा लर्निंग टू बी, अपनी पहचान उसने कैसे करनी है, करानी है। ठीक है, तो 4 चीज़ें हैं, 4 पिलर्स हैं। बच्चा कैसे क्यों लर्न करता है, लर्निंग टू नो, कुछ जानने के लिए। लर्निंग टू डू, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करने के लिए, फ़िज़िकल वर्क। लर्निंग टू लिव, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। एंड लर्निंग टू बी, अपनी शनाख्त पहचान के लिए। इस तरह 3 आईज़ हैं करिकुलम के। उसमें सबसे पहले है इंटेंट, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन और तीसरा इम्पैक्ट। अब इंटेंट को गोल्स को कहा जाता है, इंटेंशंस को कहा जाता है। इम्प्लीमेंटेशन जो है हम कहते हैं किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाने को। ठीक है, यानी टीचिंग स्ट्रेटजीज़। याद रखिएगा जो टीचिंग है ना, बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुला होती है। यानी जो करिकुलम है ना, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। कौन सी जगह पे करते हैं, क्लासरूम के अंदर करते हैं। करिकुलम हमने कहा ना ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए कंटेंट बनाया जाता है। अब वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है, क्लास के अंदर हो रहा है। कौन कर रहा है, उस्ताद या उस्तानी कर रही है, मोबाइल फ़ोन चलाते हुए नहीं, क्लास में पढ़ाते हुए। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तीसरा है इम्पैक्ट। अब ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन टीचिंग है। यूँ समझ लें कि इंटेंट आपके वही गोल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन आपकी, यानी इसमें वो जो 4 कंपोनेंट करिकुला के पढ़े हैं ना हमने, उनमें एक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बाकी समझे वही है 3। इंटेंट आपके गोल्स हो गए, इम्प्लीमेंटेशन आपकी टीचिंग है, हाउ वी डू इट, हाउ वी अचीव इट, यानी गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट वी यूज़ इन द क्लासरूम। थर्ड वन इज़ इम्पैक्ट, डिफरेंस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, यानी चेंज इन बिहेवियर या डेवलपमेंट। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन, कितनी तब्दीली आई बिहेवियर के अंदर। इंटेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट, ये 3 आईज़ हैं। अच्छा जी, बस ये लास्ट स्लाइड है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ चूँकि स्टार्ट में मैं इंट्रोडक्शन में, तो इंशाल्लाह ताला बाकी कल हम देखेंगे। पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ करिकुला, करिकुला के 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़। अर्ली इन 20th सेंचुरी, 20वीं सदी, पिछली सदी के अवाइल में, शुरू में ये कहा जाता था कि करिकुलम कंटेंट है, यानी बुक्स हैं या कोर्स या सिलेबस या कोर्स ऑफ स्टडी है। ठीक है, ये कहा जाता था। जो कॉन्सेप्ट आजकल भी हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, शायद आप में से किसी को ना हो, मुझे यकीन है नहीं होगी, बट अगर किसी को है तो कोई वाली बात थी। पहले जो 1 सदी थी, यही इशू था। अर्ली इन 20th सेंचुरी इट वाज बिलीव दैट इट इज़ अ बॉडी ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर्ड बाय द टीचर फॉर द स्टूडेंट, अ कोर्स ऑफ स्टडी और सिलेबस। आजकल इसको क्या कहा जाता है, टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑल, कलेक्टिव, सम। ठीक है, किसके, चूँकि बच्चा एक्सपीरियंस करता है कहाँ पे, स्कूल के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये बेसिकली प्रोग्रेसिविस्ट ने दिया। हम एक फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे, एक चैप्टर हम साइकोलॉजी अगला पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम फ़िलासफ़ी पे जाएंगे। उस वक्त मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रोग्रेसिविज़म क्या है। प्रोग्रेसिविज़म जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी, और ये कहते हैं जॉन डेवी इसके हामी हैं, इसके प्रोग्रेसिव, बल्कि ये इसके इन्होंने दी थी ये थ्योरी प्रोग्रेसिविज़म। अब इन्होंने ये कहा कि जो लर्निंग है ना, वो बाय डूइंग होनी चाहिए, जिसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, टीचिंग लर्निंग वाले में। तो ये इसने कहा कि टोटल एक्सपीरियंसेस जो एक स्कूल के अंदर होते हैं ना, उनको कलेक्टिवली जो है, सर की आवाज़ नहीं आ रही, उनको हम क्या कहते हैं, करिकुला कहते हैं। मॉडर्न व्यू है ये इसका जी। इंशाल्लाह जी कल इससे आगे हम मूव करेंगे। जो सवाल है अगर किसी का तो वो पूछें जी प्लीज़।